नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराज डिग्निटी की इस YouTube चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। जहां हम तैयारी कर रहे थे एमपी ग्रुप 5 की, पैरामेडिकल बीएसएफ एसआई की, और साथ ही साथ हमारे जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है पैरामेडिकल संबंधित, उनसे संबंधित आपसे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो आपके हमेशा पैरामेडिकल जो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित आपके यहाँ पे क्वेश्चन पे आपसे चर्चा करेंगे दोस्तों। और हमारे जितने भी हमारे पैरामेडिकल्स वाले जो साथी हैं उनके लिए जून और जुलाई के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आरआरबी पैरामेडिकल, जी हाँ, जो रेलवे वाले हैं वो पैरामेडिकल की बहुत ही जल्द वैकेंसी निकालने पर बहुत ही जल्द निकालने वाले, बहुत ही बम्पर वैकेंसी दोस्तों। इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, इसलिए इसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दे, ठीक है। क्योंकि आपको ध्यान है दोस्तों, जो सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत टफ होते हैं, ठीक है। हालांकि हमने पढ़ रखा होता है, लेकिन क्वेश्चन उनका जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है बहुत ही यूनिक होता है, जिसकी वजह से बहुत से बच्चों को क्या होता है, क्वेश्चन आते हुए भी वो गलत कर पाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे सिंपली कहना चाहता कि तैयारी आप आज से ही शुरू कर दीजिए। अगर आप पैरामेडिकल फील्ड, लैब टेक्नीशियन हो गया, रेडियोग्राफर हो गया, डीओटीटी हो गया, एसीजी हो गया, एक्सवाइड एनीथिंग काइंड ऑफ कोर्सेज, उन पे आप अभी से मेहनत करने लग जाइए दोस्तों, ताकि आप आगे जब तक इसकी वैकेंसीज आए, इसके जो फॉर्म भरे, तब आप पहले से प्रिपेयर होकर नहीं आए। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है अपना यूरिन से संबंधित। ये क्या बोल रखा है, यूरिन स्पेसिमेन बिकम क्लाउडी, मतलब वो धुंधला हो जाता है। बहुत बार देखा होगा जब कोई यूरिन सैंपल लेते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा उनका जो यूरिन होता है बिल्कुल क्लाउडी होता है, मतलब एकदम धुंधला, ठीक है। क्लाउडी जैसे बादल किस तरह से होते हैं, क्लाउडी टाइप के, बिल्कुल धुंधले तरह का दिखने लग जाता है। वो किस सिचुएशन में, कौन सी स्थिति में देखने को मिलता है? क्या वो बैक्टीरिया, या स्पेलिंग सही करता हूं दोस्तों मैं, क्या वह बैक्टीरिया की वजह से होता है, या वो आरबीसी की वजह से होता है, या पस सेल्स की वजह से होता है, ऑल ऑफ दीज की वजह से? दोस्तों देखिए, इनमें से कोई सा भी, चाहे बैक्टीरिया हो तब भी क्लाउडी दिखाई देगा, आरबीसी हो तो थोड़ा रेडिश और क्लाउडी दिखेगा, और पस सेल्स में ऑब्वियसली आपको अपने क्लाउडी फॉर्म जैसे दिखाई देगा। पस सेल्स दोस्तों एकदम बोल सकते हैं एपिथेलियल सेल्स हो गए। हालांकि पस सेल्स होते हैं मात्रा में लास्ट 2 से 3 हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। लगभग 2 से 3 सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, उसके बाद हमें देखने को नहीं मिलते। अगर 3 से ज्यादा वैल्यू आ रही है दोस्तों, तो पस सेल अगर 3 से ज्यादा, 4 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब उसके किडनी में या यूरिन में या जो भी उसके ह्यूमन संबंधित है, जो कोई भी डिजीज संबंधित है, उसको कोई बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो होगा अपना ऑल ऑफ दिस। इनमें से कोई सी भी स्थिति देखने के बाद जब क्लाउडी दिखेगा तो पस सेल्स भी हो सकते हैं, आरबीसी भी हो सकती है, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, यूरिया साइकिल अकर इन विच ऑर्गन। देखिए, जो अपने यूरिया का जो साइकिल बनता है दोस्तों, यूरिया का होता है एक तरह से एंड प्रोडक्ट होता है मेटाबॉलिज्म का, प्रोटीन का एक तरह से पूरा एंड प्रोडक्ट होता है, और कहां से, अपने किडनी के द्वारा बाहर एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। किडनी के द्वारा बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। इसमें बोलना चाह रहा है, जो यूरिया का जो प्रतिक्रिया, जो प्रोसेस है यूरिया का, वो कौन से ऑर्गन के अंदर होता है? क्या वो किडनी वाला ऑर्गन है, हार्ट वाला ऑर्गन है, ब्रेन वाला ऑर्गन है, या लीवर वाला ऑर्गन है? देखिए, किडनी से तो दोस्तों जाहिर सी बात है क्या होता है, एक्सक्रीट होता है, ठीक है। तो यहाँ तो इसका प्रोसेस होगा नहीं यूरिया साइकिल का, ठीक है। हार्ट का बिल्कुल भी नहीं होगा, ब्रेन में बिल्कुल भी नहीं होगा, और जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों अपना है लीवर। लीवर में क्या होता है, यूरिया का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, एक तरह से बोल सकते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो लास्ट में निकल के किडनी के द्वारा बाहर निकल जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि यूरिया की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और यूरिया की वैल्यू ज्यादा बढ़ना मतलब किडनी को, ठीक है, इसका मतलब किडनी में कोई प्रॉब्लम है। भाई प्रॉब्लम क्यों है? कि मेन काम किडनी का ही, किडनी क्या कर रही है, उस यूरिन को क्या कर रही है, बाहर निकाल रही है, ठीक है। उस यूरिया को बाहर निकाल रही है, और अगर किडनी पूरी डैमेज है, किडनी पूरी उसको समस्या है, तो यूरिया बाहर नहीं निकाल पा रही है, और इसी वजह से यूरिया की वैल्यू ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में यूरिया, इसका मतलब किडनी बिल्कुल उसके अंदर एक तरह से बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें यूरिया ज्यादा देखने को मिलता है। ये भी एक तरह का टेस्ट होता है दोस्तों अपने लैब के अंदर। अगला क्वेश्चन वापस आपकी स्क्रीन पर, लाइजिस ऑफ क्लोट इज कोल्ड। देखिए, लाइजिस मतलब टूटना, ठीक है। क्लोट का टूटना, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, लाइजिस ऑफ क्लोट, क्लोट का टूटना क्या होता है? हेमोस्टेसिस,
हीमोलाइसिस, फाइब्रिनोलाइसिस या ग्लाइकोलाइसिस। देखिए दोस्तों ध्यान से पढ़िए, हीमोस्टेटिस का मतलब तो क्या हो गया, अपने जहां से अपना आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। हीमोलाइसिस आपने सभी ने सुना होगा, आरबीसी का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, आरबीसी का ब्रेक डाउन हो रहा है। फिर हम बात करते हैं फिब्रिनोलाइसिस और लास्ट में अपना ग्लाइकोलाइसिस। देखो ग्लाइकोलाइसिस से हमें साफ पता चल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज से संबंधित यहाँ बात कर रहे हैं, तो ग्लूकोज और क्लोट का दूर दूर तक का संबंध ही नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो अपना फाइब्रिनोलाइसिस। जो फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन दोस्तों सभी को ध्यान होगा, जो क्लोट फॉर्मेशन के लिए काम करता है। अगर वो क्लोट टूट रहा है, कहीं पे अपना क्लोट बन गया, कहीं पर कट लग गया, कट लगने के बाद वहां पे क्लोट जमा गया, अब वो क्लोट धीरे धीरे टूटने लग जाता है, तो उस टूटने को हम क्या बोलेंगे, लाइसिस ऑफ क्लोट। और क्लोट का लाइसिस करना मतलब क्या बोलेंगे अपन, फाइब्रिनोलाइसिस। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, बहुत बार जो स्टूडेंट है उनमें फंस जाते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, हालांकि उन्होंने सारे चैप्टर पढ़ रखे होते हैं, लेकिन उनको क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल चेंज कर देते हैं, और चेंज करने की वजह से वहां पे उनको गलत उत्तर देना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन वापस आपके स्क्रीन पे ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक्सिस अमाउंट ऑफ ईडीटी कॉज। देखिए ईडीटी आप सभी को ध्यान है, एक तरह से क्या एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक तरह का एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, एक तरह का एंटीकोगुलेंट है। अभी क्वेश्चन क्या देना चाह रहा है, अगर ईडीटी की मात्रा अगर उस वायल के अंदर ज्यादा है, मतलब ब्लड तो बहुत कम है, लेकिन उसके अंदर जो क्लोट की जो फॉर्मेशन, जो क्लोट का जो अमाउंट है बहुत ही ज्यादा है, मतलब जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये बोल रहा था उसके ब्लड पे, ठीक है, ब्लड के अंदर इसको क्या क्या नुकसान आएंगे, इस पे चर्चा कर रहा है। क्या स्वेलिंग ऑफ प्लेटलेट हो जाएगी, श्रिंकेज ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी हो जाएगी, या बोथ ए एंड बी होगा, या नन ऑफ दीज होगा। देखिए जाहिर सी बात है, अगर एंटीकोगुलेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी तो उसमें क्या होगा, अपने जो प्लेटलेट है उसमें सूजन आ जाएगी, और श्रिंकिंग ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोनों ए एंड बी। कैसे, देखिए देखिए दोस्तों, अगर ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट की वैल्यू ज्यादा आ रही है, जैसे हमने बहुत बार सुना होगा कि 2 ml ब्लड के लिए 0.2 एंटीकोगुलेंट लिया जाता है, 4 ml ब्लड के लिए 0.2 या 0.4 तक ml तक एंटीकोगुलेंट प्रयोग में लिया जाता है। अब ईडीटी का बेचारे काम क्या होता है, ईडीटी का मेन जो माध्यम है, मतलब जो जिसके लिए यूज किया जाता है, इसका काम क्या होता है, ये प्रिजर्वेशन करता है, किसका, सेल्स का, प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्स। ये सेल्स का प्रिजर्वेशन करता है, लेकिन एक फेवरेबल अमाउंट में, एक निर्धारित अमाउंट में। अगर वो अमाउंट ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वो अपन को किसको करेगा, अपने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी उसको क्या करेगा, सुकुड़ देगा, ठीक है, श्रिंकेज होने लग जाएगा, और क्या होगा, जो प्लेटलेट होगी धीरे धीरे उसका साइज फूलता जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, हमें रिजल्ट में एरर देखने की मतलब जो बोल सकते हैं रिजल्ट में एरर आने की पूरी पूरी संभावना हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, इसमें आप किस तरह से पढ़ सकते हो। देखिए जब भी आप एंटीकोगुलेंट या वायस पढ़ोगे तो ध्यान रखिएगा कि 2 ml ब्लड के लिए कितना एंटीकोगुलेंट मिलाना है, 4 ml ब्लड के लिए कितना एंटीकोगुलेंट मिलाना है, 5 ml ब्लड के लिए कितना एंटीकोगुलेंट मिलाना है। ये बहुत माइनर सी चीजें, ये माइनर सी चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती है अपने सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में, एज वेल एज आपके एमपी ग्रुप 5 बीएसएफ एसआई और आपके एम्स के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे वापस दोबारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मीडियम इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ किडनी बायोप्सी। देखिए इसमें से बोलना चाह रहा है कौन सा वाला ऐसा ट्रांसपोर्ट मीडियम है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक किडनी की बायोप्सी तो पहुंचा सकते हैं, जिससे क्या होता है उसके जो आपने बायोप्सी जो अपने ऑर्गन लिया वो खराब ना हो। कौन कौन सा, क्या वो माइकल सॉल्यूशन है, नॉर्मल सलाइन है, बफर फॉर्मलिन है, आइस पैक है। देखिए दोस्तों आइस पैक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, बायोप्सी का ठंडा रहना जरूरी भी नहीं कि ठंडा रहना चाहिए, ठंडे रहने से उसको प्रिजर्व रहेगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों वो अपना माइकल सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिए, माइकल सॉल्यूशन क्यों है, माइकल सॉल्यूशन दो या दो से अधिक सॉल्यूशन से मिलकर बना होता है अपना माइकल सॉल्यूशन, और स्पेशली, ठीक है, स्पेशली किडनी की जो बायोप्सीज होती है उसके लिए सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है, माइकल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं नॉर्मल सलाइन, बफर फॉर्मूलिन क्यों नहीं ले सकते। देखिए
बफर फॉर्मेलिन तो आपको सभी को ध्यान है लंबे प्रिजर्वेशन के लिए काम में लिया जाता है। और नॉर्मल सलाइन क्यों नहीं लेते, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई नॉर्मल सलाइन क्यों नहीं ले सकते। देखिए दोस्तों, जब आप कभी देखोगे हॉस्पिटल से हिस्टोपैथोलॉजी लैब तक पहुंचा रहे हो किसी बायोप्सी को, ठीक है, हॉस्पिटल से किसी बायोप्सी को आप किसी हिस्टोपैथोलॉजी लैब में पहुंचा रहे हो, तो वहां पे हॉस्पिटल से वहां पे फिक्सेशन पहले से मौजूद नहीं होता है। ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर पहले से एक फिक्सेशन मौजूद नहीं होता, वहां पे क्या रहता अपने पास, सलाइन। ठीक है, अब सलाइन की एक खास बात है, सिर्फ 2 या 3-4 घंटे तक, ठीक है, 2 to 3 hours तक क्या कर सकता है, उस बायोप्सी को प्रिजर्व करके रख सकता है, मात्र 2 या 3 या 4 लास्ट। क्यों? अगर वो सलाइन ज्यादा समय तक उस बायोप्सी को प्रिजर्व करके रखेगा तो क्या करेगा, अपने जो सेल्स है उस सेल्स को क्या करेगा, श्रिंकेज कर देगा, सुकड़ देगा। ठीक है, श्रिंकेज हो जाएगा, एज वेल एज उसका जो कलर है वो भी क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको ज्यादा समय तक फॉर्मेलिन का यूज नहीं करते। जैसे आपने पढ़ा होगा टिश्यू प्रोसेसिंग के वक्त ऑटोलाइसिस, प्यूट्रिफिकेशन, सड़ना गलना, ये उसी के अंदर काउंट होता है कि भाई सलाइन का अपन जो टेम्परेचर भी कितना होगा, कम से कम होगा अपना जो टेम्परेचर होगा लगभग 2 से 8 डिग्री तक होगा फॉर्मेलिन सलाइन का टेम्परेचर, तभी जाके प्रिजर्वेशन कर सकता है किसकी, अपने बायोप्सी की। चलिए ध्यान रखिएगा सलाइन कितने देर तक लेते हैं, क्यों लेते हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया ग्रेनुअल्स, जो कॉर्नी वाला बैक्टीरिया है उसके जो ग्रेनुअल्स है इस स्टेन विथ, किससे स्टेन किया जाता है, क्या वो जेड एन स्टेन है या ऑरमाइन स्टेन है, ग्राम स्टेन है या एल्बर्ट स्टेन है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों वो होगा अपना एल्बर्ट स्टेन। ये स्पेशली, ठीक है ध्यान रखिएगा, एल्बर्ट नाम के बहुत बड़े साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया था। एल्बर्ट ने स्पेशली कॉर्नी, जो कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्थीरिया, इसी को सबसे ज्यादा स्टेन करने, मतलब इसी को समझ लीजिए पर्टिकुलर इसी के ग्रेनुलस को स्टेन करने के लिए इसने एल्बर्ट स्टेन का आविष्कार किया था। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे जाते हैं, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। डिप्थीरिया हाथ समझ लीजिए, डिप्थीरिया का मतलब एक तरह से स्वेलिंग कर जाना। डिप्थीरिया वाले अपने गले के अंदर एक तरह से स्वेलिंग, मोटी लेयर बना देते हैं जिससे अपन खांसी आती है। ठीक है, एक तरह से इन्फेक्शन हो जाना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, आई थिंक ये 2 से 3 बार मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, और 2 से 3 बार जितनी बार भी कराया है इनका कॉन्सेप्ट हमेशा बिल्कुल अलग करवाया है। ठीक है, मतलब ये जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट टाइप से करवाया है। इसमें क्या पूछा गया है कि विच माइक्रोटोमी इज यूज्ड टू अर्जेंट बायोप्सी। ठीक है, कौन सा वाला माइक्रोटोमी है, तो जब हमें डॉक्टर को अर्जेंट उसकी रिपोर्ट चाहिए तो कौन सा वाला माइक्रोटोमी सबसे ज्यादा उसको प्रयोग मिलेंगे, इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। अगर आपको पता था फटाफट से इसका उत्तर दे दीजिए एक बार मुझे। इसमें क्या था दोस्तों कि क्या वो बेस स्लेज है या स्लाइडिंग माइक्रोटोमी है, और रोटेटरी माइक्रोटोमी है, क्रायोस्टेट है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा अपना होगा क्रायोस्टेट। इसमें क्या करता है, अपनी जो बायोप्सी होती है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, कूल कर देता है, और कूल करने की वजह से टिश्यू हमारा हार्ड हो जाता है, और हार्ड करने की वजह से उसकी इजीली हम माइक्रोटोमी कर सकते हैं, कटिंग सेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये जब यूज में लिया जाता है जब डॉक्टर को या कोई अर्जेंट रिपोर्ट चाहिए होती है, जब हमें क्रायोस्टेट की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। एक तरह से दोस्तों वॉशिंग मशीन टाइप आपने देखा होगा, वॉशिंग मशीन टाइप की एक तरह से एक बनी हुई होती है, ऊपर एक ट्रांसपेरेंट का एक कांच बना होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बायोप्सी रख देंगे और यहाँ पे एक चक लगा होता है। ठीक है, एक गोल कलर का चक लगा होता है। ठीक है, अब ये बोलने चला है कि भाई इसका जो ट्रांसपेरेंट वाला है, ठीक है, ये जो ट्रांसपेरेंट वाला है यहाँ पे हमने जो अपने बायोप्सी टिश्यू रख दिया, अब उसको इतना टेम्परेचर देंगे जब तक कि वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड होने के बाद इसको वापस बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये चक क्या होता है दोस्तों, एक तरह से यहाँ पे बर्फ की लेयर बन जाएगी उसके ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर एक बर्फ की पूरी लेयर बन जाएगी जो उसको पूरा हार्डनिंग करेगा। हार्डनिंग करने से उसकी टिश्यू सेक्शनिंग बहुत आसानी से होगी। बेस लेयर, स्लाइडिंग माइक्रोटोम, रोटेटरी माइक्रोटोम, ये भी बिल्कुल बिल्कुल अपना सिमिलर है। स्लाइडिंग का मतलब घिसना,
ठीक है। बेस वाला अलग सिस्टम। बेस वाले में क्या होता है दोस्तों, एक ऐसी टाइप की मशीन है जो चीप भी होती है बट ज्यादा डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्या होता है, वो होती तो बहुत सस्ती है लेकिन ज्यादा वाइब्रेटिंग करती है, स्पेस ज्यादा होता है। वही एज इट इज सिमिलर क्वांटिटी अपने रोटेटरी माइक्रोटोमी में। रोटेटरी में क्या होता है, जो नाइफ है वो तो फिक्स रहता है, ठीक है, बाकी जो अपने टिश्यू का जो होल्डर है वो मूवेबल होता है। इसमें कहना चाह रहा है रोटेटरी के अंदर ये भी सस्ता तो होता है लेकिन मेंटेनेंस ज्यादा मांगता है, वाइब्रेट ज्यादा होता है और बहुत बार ठीक से माइक्रोटोमी भी नहीं हो पाती है, ठीक है, मतलब रेशेदार रिबन लाइक के फॉर्म से ये एक बार क्या नहीं कर पाता, ये रोटेटरी माइक्रोटोमी ज्यादा प्रयोग नहीं कर पाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैक्यूटेनेट ट्यूब विच इज यूज्ड टू कलेक्ट एंड सेपरेट सीरम इज द। ये देखिए इसमें बहुत समझने लायक क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए कौन सी वाली अपनी जो वायल है जिसमें हम सीरम को सेपरेट करते हैं, सभी को ध्यान है वो वायल अपने SST, ठीक है, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, ठीक है। ये एक तरह से येलो कलर की वायल होती है, ठीक है। अब इसमें क्या खास बात होती है, इसके अंदर एक सिलिका मौजूद होती है, एक सिलिका जेल मौजूद होता है और दोस्तों इसके अंदर कोई भी नो एंटी कोगुलेंट, कोई भी तरह का एंटी कोगुलेंट नहीं होता है, कोएगुलेंट, ठीक है, किसी भी तरह का कोएगुलेंट नहीं होता, मात्र सिर्फ एक सिलिका जेल प्रेजेंट होता है। इसमें क्या खास बात दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आपने कोई बायोकेमिस्ट्री का कोई वाइल ले ली या कोई ईडीटी के वाइल ले ली, उसमें क्या होता है, अगर कुछ समय उसको स्टेबल रख देते हैं तो सीरम प्लाज्मा और जो अपने ब्लड सेल से नीचे बढ़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसको अगर वापस रोटेट करेंगे तो वापस सारा जो होल ब्लड है पूरा मिक्स हो जाएगा, लेकिन ये खास बात हमारे इसके अंदर नहीं है, ठीक है। इसमें एक बार आपने ब्लड एंटर कर दिया तो वो बिल्कुल प्लाज्मा सीरम को और हमारे ब्लड सेल को बिल्कुल ब्लॉक बना देगा, ठीक है, एक तरह से पूरी दीवार खड़ी कर देगा, उसमें से जो ब्लड सेल से ऊपर नहीं जा सकते और प्लाज्मा सीरम वो नीचे नहीं आ सकता। मतलब सेपरेट एक बार वहां ब्लॉक बन गया तो मतलब बन गया, सीरम वापस ब्लड सेल्स के अंदर वहां पे मिक्स नहीं हो सकता। यह सबसे बड़ी खास बात है अपने सिलिका मतलब सॉरी SST वाइल के अंदर। इसमें मेनली अपने किसके लिए, ये अपने LFT के लिए भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, LFT सभी को जाना सीरम का प्रयोग किया जाता है। और अपनी थायराइड वाली जांच होती है दोस्तों, जो हमारी थायराइड वाली जो जांच होती है इसके लिए भी हमारी SST की वाइल सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाती है, ठीक है। और लेवेंडर वाइल को कभी कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये बहुत कंफ्यूज करती है दोस्तों को, EDT है, ध्यान रखिएगा, लेवेंडर वाइल को EDT है बोलते हैं, जो कि ब्लू पर्पल कलर की हमें दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नीडल गॉज कॉरस्पॉन्ड विथ स्मॉलेस्ट नीडल साइज। देखिए दोस्तों अगर आपको कभी भी नीडल साइज का पता करना हो तो सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, ध्यान सुनिए, जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा वही सबसे स्मॉलेस्ट ही होगा उसके नोजल का साइज, जो कि सबसे ज्यादा बच्चों में चिल्ड्रंस में सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। संख्या में ज्यादा है लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट है, ध्यान रखिएगा, संख्या में ज्यादा है और सबसे स्मॉलेस्ट है। अगर मैं बात करूं 11 की तो 11 वाली क्या होगी, लार्जेस्ट होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बायो हजार्डस कंटेनर यूज टू, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत इजी है लेकिन है ना ये हल्का सा क्वेश्चन यहाँ पे चेंज है, बायो हजार्डस, या इसमें ये भी बोल सकते थे येलो कलर कंटेनर, लेकिन यहाँ बोल रखा है बायो हजार्डस वाले जो कंटेनर है उसके अंदर हम क्या चीज डिस्कार्ड करते हैं। तो सभी को ध्यान है दोस्तों, इसमें जो आंसर डी है फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब लेंसेट और नीडल, ठीक है, जो शार्प जैसी चीज होती है वह हजार्डस चीज के अंदर आती है, वो इसके अंदर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ TT थ्रोम्बिन टाइम। थ्रोम्बिन टाइम का मतलब है दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा, जब एक बार बॉडी के अंदर क्लोट बन जाता है, क्लोट होने के बाद आपने देखा होगा वो 13 क्लोटिंग फैक्टर, जिसको आप हिंदी में अगर अपनी भाषा में बोले तो उसको खरूट जैसे बोलते हैं, जिसमें वो हार्ड लेयर बना देता है रेड कलर की, ठीक है। अब बहुत बार क्या होता है, कट लगने के बाद या चोट लगने के बाद घिसने के बाद वो जो अपने जो क्लोट फॉर्मेशन बनता है वहां पे बाहर की तरफ, वो बाहर के बनने के बाद
वो ठीक तो हो जाता है, कुछ समय बाद ठीक हो जाता है, लेकिन उसका जो कुछ पार्ट होता है अपनी ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर हो जाता है फ्रेगमेंट फॉर्म में, और वो फ्रेगमेंट फॉर्म आगे जाके अंदर वाली जो नसें वहां पे क्लोट का फॉर्मेशन करता है। अब यही क्वेश्चन पूछ रखा है कि जब थ्रोम्बिन टाइम लगाते हैं इसी की जांच करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है नॉर्मल समय कितना होता है थ्रोम्बिन टाइम का, तो बिल्कुल बेझिझक रहेगा 30 से 40 सेकंड होता है अपने थ्रोम्बिन टाइम का। बहुत बारी छोटा क्वेश्चन है, फिर भी एक बार आपको रिवीजन हो जाए इसके लिए आपको मैंने समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द कलर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन ग्राम स्टेन, देखिए जब ग्राम स्टेन करते हैं तो उसके अंदर आपका जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो कौन से कलर का होता है, ये आपके लिए फटाफट से मुझे आंसर दे दीजिए एक बार। अगर आपको आंसर इसका ध्यान है, क्या वो पिंक होता है, पर्पल होता है, ब्लैक होता है, या अपना कलर लेस होता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा पिंक की कलर का, ठीक है। पिंक कलर की उसकी आउटर लाइनिंग होती है बैक्टीरिया, जैसे हम पहचान सकते हैं कि नेगेटिव वाला है या पॉजिटिव वाला। देखिए विच इज यूकैरियोट, यूकैरियोट अपने मान लीजिए अपने यूनिसेल्यूलर के अंदर आ गया, ठीक है। यूनिसेल्यूलर, तो यूनिसेल्यूलर कौन सा वाला आ गया अपना, फंगस। फंगस वाले हमारे यूकैरियोटिक वाले सेल के अंदर काउंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मल्टीपल रिंग फॉर्म इज सीन इन विच टाइप ऑफ मलेरिया। आपने देखा होगा स्किन के ऊपर कुछ इस तरह से दाग बन जाते हैं छत्ते टाइप, ठीक है, इस तरह से रिंग फॉर्मेशन कर देता है। तो ये कहना चाह रहा है कौन सा वाला मलेरिया है जिससे हम जो हमारे शरीर के ऊपर ऐसे रिंग जैसे फॉर्म बन जाते हैं, क्या वो मलेरिया है, फेल्सीपरम, वाइवेक्स, ओवल है? दोस्तों बिल्कुल बेझिझक जो हमारा मलेरिया फेल्सीपरम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि फीमेल एनाफिलस के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो छत्ते बच जाते हैं अपने एक तरह से रिंग जैसे फॉर्म के, वो इस वाले प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम की वजह से होते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट हैज सिस्टिक स्टेज। ध्यान से सुनिए दोस्तों, कौन सा वाला विच हैज फॉलोइंग पैरासाइट हैज नॉट, ध्यान सुनिए, हैज नॉट सिस्टिक स्टेज। देखिए दोस्तों आपने देखा होगा जैसे मलेरिया की साइकिल होती है, जैसे मच्छर ने काटा, फिर वो मल्टीपल हुए, फिर उसने अंडे दिए, अंडे से उसने दूसरे अंडे बनाए, फिर वहां से बॉडी को इन्फेक्ट किया, फिर लीवर को इन्फेक्ट किया, फिर अपने सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वहीं पे एक स्टेज आता है सिस्टिक फॉर्म का, ठीक है, मतलब डिवाइडेशन ऑफ सेल्स या मल्टीपल ऑफ सेल्स। अब ये कहना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कौन सा वाला ऐसा वो जो पैरासाइट है जिसके अंदर सिस्टिक वाला स्टेज होता ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत समझने लायक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा पैरासाइट है जिसके अंदर सिस्टिक वाला स्टेज है नहीं, वो गायब ही होता है, सिस्टिक वाला स्टेज बिल्कुल ही गायब होता है? तो बिल्कुल बेझिझक ध्यान रखिएगा, इसमें जो ट्राइकोमोनास वेजाइनलीज, ध्यान रखिएगा, ट्राइकोमोनास वेजाइनलीज वाला जो पैरासाइट है उसके अंदर कोई सिस्टिक फॉर्म नहीं होता है, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंफेक्शन के द्वारा फैलता है। ध्यान रखिएगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंफेक्शन के द्वारा ये फैला जाता है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलीज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर वापस देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेस्ट कीटोन बॉडीज। इनमें से निम्न में से कौन सा वाला जो टेस्ट है जो कि हम कीटोन बॉडीज को टेस्ट करने के लिए किया जाता है? ध्यान से दुनिया दोस्तों, जो कीटोन होता है, कीटोन के अंदर अपना एसीटोन, एसिटोब्यूट्रिक और एक अपना एसिटिक होता है। तीन कीटोन के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज है या नहीं है। कीटोन बॉडीज दोस्तों बोल सकते हैं सर ग्लूकोज का फॉर्मेशन है, ठीक है, मतलब कीटोन बॉडी जिसकी बॉडी के अंदर होगा, जिसके यूरिन के अंदर होगा, इसका मतलब उसको समस्या हो सकती है। अब ये कहना चाह रहा है कि कौन से टेस्ट के द्वारा हम कीटोन बॉडीज का पता लगा सकते हैं? तो बिल्कुल बेझिझक दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रोथेरा टेस्ट, ठीक है, बहुत लंबा टेस्ट है दोस्तों। रोथेरा टेस्ट के द्वारा हम किसकी जांच कर सकते हैं? कीटोन बॉडीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस फैक्टर इज, देखिए क्रिसमस फैक्टर आपने 13 क्लोटिंग फैक्टर आपने सभी ने सुने होंगे, जिसमें से क्रिस्टिन फैक्टर कौन से वाले नंबर पर आता है? ध्यान रखिएगा, जो क्रिसमस फैक्टर होता है, ध्यान रखिएगा, वो हमेशा 90वें स्थान मतलब 9th नंबर पर अपनी जगह बनाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन नॉर्मल यूरिन। इनमें से वो कौन सी चीज है जो नॉर्मल यूरिन के अंदर नहीं पाई जाती है। जैसे कि क्रिएटिनिन तो पाई जाती है, बहुत बार देखा अपन ने, ठीक है। वो जो मसल्स टूटते हैं, मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो रहा है, एनर्जी बॉडी को नहीं मिल रही, तो हम क्रिएटिनिन की जांच करते हैं, ठीक है। यूरिक एसिड भी हमें देखने को मिल जाता है, ग्लूकोज भी देखने को मिलता है, जो हम बहुत बार शुगर की जांच करते हैं। लेकिन जो रेयर कंडीशन है, जो रेयर कंडीशन में हमें नहीं पाया जाता, वो अपना आरबीसीज है। देखिए आरबीसी हमें मेनली कब देखने को मिलेगा, जब कहीं इंटरनल ब्लीडिंग होगी, कहीं इंटरनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है, या आपका कोई यूटीआई इन्फेक्शन होगा, ठीक है, या कोई इंटरनल अब्रिवेशन हो जाता, उस स्थिति में हमें आरबीसी देखने को मिलते हैं। हालांकि आरबीसी बहुत कम देखने को मिलता है, और जिसकी आप सभी को ध्यान है, हिमेचूरिया का टेस्ट लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन के अंदर ब्लड का आना बोलते हैं हिमेचूरिया, और बेंजीडाइन के द्वारा इसकी जांच कर सकते हैं। और भी बहुत से मेथड है, लेकिन बेंजीडाइन ज्यादा प्रेफर करते हैं जब यूरिन के अंदर आरबीसी उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कम मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। मॉइस्ट हीट लिखा है दोस्तों यहाँ पे, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, जो जिसके अंदर मॉइस्ट नमी उष्मा के प्रयोग होता ही नहीं। क्या ऑटोक्लेव है, हॉट एयर ओवन है, पास्चुरेशन है, टिंडलाइजेशन। तो दोस्तों बिना झिझक कि आप क्वेश्चन दे सकते हैं अपना हॉट एयर ओवन। देखिए नाम से पता चल रहा है वहां पे एक तरह से ओवन टाइप का होता है, ठीक है, जिसकी सारी लेयर कॉपर से बनी होती है, चारों दीवार, ठीक है, चारों दीवार कॉपर से बनी होती है, और इसके अंदर एक फैन मौजूद रहता है, ठीक है, इसके अंदर फैन मौजूद रहता है। इसके अंदर हम कोई भी इक्विपमेंट रखेंगे तो वहां से हीट प्रदान होगी, और यहां से फैन क्या करेगा, जो भी इसके अंदर सामान रखा होगा इक्विपमेंट, उससे स्टेरिलाइज किया जाएगा, मतलब डिसइंफेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों। द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट मेंटेन क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन और लेबोरेटरी इंक्यूबेशन डिग्री कितना होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। जो अपना रूम टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री, वो इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वापस बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्लेमेबल केमिकल, जो बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेता है। ध्यान रखिए लैब के अंदर कौन सा फ्लेमेबल केमिकल जो आसानी से आग पकड़ लेता है, वो कौन सा वाला केमिकल है, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। H2O2 का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के द्वारा क्या होता है, एक तरह से एक फ्लेमेबल जो आसानी से जल्दी से हीट को पकड़ लेता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें विच स्टेटमेंट इट्स ट्रू, कौन से स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही है। वायरस है बोथ आरएनए एंड डीएनए, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थिक पेप्टिडोग्लाइकेन आर प्रोकैरियोटिक, प्रोटोजोआ आर प्रोकैरियोटिक, या बैक्टीरिया है आइदर डीएनए और आरएनए। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए अगर आपको इसका उत्तर ध्यान है तो। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, देखिए वायरस क्या होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया हैज नाइदर आरएनए और डीएनए, नहीं, बैक्टीरिया के अंदर आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन अपना बी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव थिक पेप्टिडोग्लाइकेन और प्रोकैरियोट, मतलब पेप्टिड पॉजिटिव वाली मतलब जो कौन सी लेयर होती है, जो पिंक कलर देती है और मोटी थिक लेयर होती है, जो कि बिल्कुल सही है। Which of the following immunoglobulin in पेंटामर, जिसके 5 साइड होती है, 5 साइड वाली कौन सी आईजी है, ध्यान रखिएगा एम वाली, जिसको हम म्यू बोलते हैं, म्यू के अंदर 5 साइड होती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दोबारा आपके स्क्रीन पर, मीन सेल वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से हम एमसीवी मतलब मीन सेल वॉल्यूम, एक तरह से बोल सकते हैं हम पीसीवी की वॉल्यूम केयर कुल मिला के, ठीक है, पीसीवी की बात कर रहा है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है एससीटी डिवाइडेड बाय आरसीबी इनटू 10। ध्यान रखिएगा ये बात कर रहा है एससीटी सीधा सीधा किसका, पीसीवी का। और पीसीवी क्या बोलना चाहता है कि जितना भी होल ब्लड है, देखिए ध्यान सुनिए पीसीवी का, जितना भी होल ब्लड है उसमें जो डिवाइड करे जितने हमारे आरबीसी जो पैक्ड हो रहे हैं, ठीक है, आरबीसी जो पैक्ड हो रहे हैं उसकी परसेंटेज निकालना। देखिए ध्यान सुनिए,
हमने जो कुछ भी उसको सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जितने होल ब्लड में से आरबीसी कितना उसका परसेंटेज है, वो चीज देखने के लिए पीसीवी की जांच करते हैं। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा 45% इसकी पीसीवी की नॉर्मल वैल्यू होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा परसेंटेज के अंदर काउंट किया जाता है। चलिए, which of the following is the preferable site for bone marrow aspiration and biopsy in adult? देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बेस्ट साइट कौन सी होती है बायोप्सी के लिए और बोन मेरो एस्पिरेशन, बोन मेरो निकालने के लिए सबसे बेस्ट साइट कौन सी मानी जाती है? वो इलियक क्रेस्ट है, स्टर्नम है। दोस्तों स्टर्नम स्पेलिंग सही कर देता हूं, क्या वो स्टर्नम है या टीबिया है या स्पाइनस प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा, मतलब पीछे की तरफ। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट अपना है इलियक क्रेस्ट। देखिए, इलियक क्रेस्ट हमारे कहाँ पे, सेंटर में जो अपने यहाँ पे होता है, ठीक है, पीछे से जो हम निकाल देंगे बिल्कुल यहाँ इस तरह से पोजीशन में होता है, बिल्कुल सेंटर में या पोस्टीरियर पार्ट में, उसको हम बोलेंगे इलियक क्रेस्ट। सबसे बेस्ट साइट होती है बोन मेरो एस्पिरेशन के लिए और किसी बायोप्सी को प्रेफर निकालने के लिए। टीबिया दोस्तों अपन मोस्टली चिल्ड्रंस के अंदर करते हैं, ध्यान रखिएगा, मोस्टली चिल्ड्रन के अंदर जो बिलो 2 इयर्स के, ठीक है, 2 साल के नीचे के जितने बच्चे उनको टीबिया, मतलब आपने देखो घुटना के जस्ट नीचे के जो टीबिया होता है वहां से उनका सबसे ज्यादा अपन का उसका सैंपल लेते हैं, किसका, बोन मेरो, स्टर्नम से, मतलब छाती के बिल्कुल सामने से भी ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, वेरिएशन इन रेड सेल साइज। देखिए, जब हम ऑब्जर्व करते हैं रेड सेल के अंदर जो वेरिएशन आता है, ऑब्जर्व इन पेरिफेरल स्मेयर, जब हम कोई पेरिफेरल स्मेयर बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम कोई रेड सेल का ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ऑब्जर्व करने के बाद किसके अंदर वेरिएशन होता है, साइज के अंदर। साइज दोस्तों में ध्यान रखिएगा 7 से 8 माइक्रोन होता है, देखिए, है ना, लेकिन बहुत से क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि 7 भी होता है और 7.5 भी माइक्रोन होता है, लेकिन आपने मोटा मोटा 7 से 8 ले लिया। जो भी आपके क्वेश्चन में ऑप्शन आएगा 7 से 8 आएगा, उसके बीच में से कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। इसे बोल रहा है कि जो वेरिएशन आएंगे वो वेरिएशन किसके अंदर सबसे ज्यादा आते हैं, दोनों बिल्कुल बेझिझक जवाब दीजिएगा, एनिसोसाइटोसिस। एनिसोसाइटोसिस के अंदर जो आरबीसी का डायमीटर वो हमेशा वेरिएशन करता रहता है, ठीक है, मतलब हमारी किसके अंदर काउंट हो गया, एबनॉर्मल ऑफ आरबीसी। एबनॉर्मल के आरबीसी के अंदर काउंट हो गया हमारा एनिसोसाइटोसिस, जिसके अंदर हमारे जो आरबीसी के जो डायमीटर वो बिल्कुल वेरिएशन करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा वाला फैक्टर रिक्वायर्ड है इरिथ्रोपोइसिस के लिए? इरिथ्रोपोइसिस के लिए कौन सा वाला फैक्टर रिक्वायर्ड होता है? सभी को ध्यान है, इरिथ्रोपोइसिस हमारे कहां उपस्थित होता है, अपनी किडनी के अंदर, ठीक है। काम क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन करना, ठीक है, आरबीसी का प्रोडक्शन करना। अभी कहना चाह रहा है कि भाई आरबीसी का प्रोडक्शन अगर रुक जाए, सपोज करिए इरिथ्रोपोइसिस आरबीसी का मतलब वहां से किडनी से बन ही नहीं रहा है, वो किसकी कमी से नहीं बन रहा है? क्या वो विटामिन B12 है, क्या वो फॉलिक एसिड है, क्या वो आयरन है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन तीनों की वजह से ही हमारे इरिथ्रोपोइसिस को दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि विटामिन 12 B12 बहुत आवश्यक है आरबीसी प्रोडक्शन के लिए, फॉलिक एसिड भी जरूरत है और आयरन की मात्रा में बहुत ही ज्यादा जरूरत है जब हमारे आरबीसी का इरिथ्रोपोइसिस मतलब प्रोडक्शन होगा। तो चलिए, सेंट्रीफ्यूज, देखिए सेंट्रीफ्यूज तो हम सभी ने बहुत बार यूज किया होगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज सभी ने, लगभग सभी ने यूज किया होगा, लेकिन किसी को ध्यान नहीं कौन से लॉ की वजह से, किस प्रिंसिपल की वजह से वो घूमता है। किसी को ध्यान नहीं होगा कि भाई किस प्रिंसिपल पे, किस उद्देश्य पे वो सेंट्रीफ्यूज काम करता है। क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स है? बिल्कुल नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको ध्यान है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अपने दबाव के लिए काम आता है। सेंट्रीफ्यूजल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या वाइब्रेशन? इसका जो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए सेंट्रीफ्यूज मतलब जैसे मैं एक जगह खड़ा हूं और एक जगह खड़ा करके किसी एक तरह से मैं कोई धागा लिया और धागे से मैंने पत्थर बांध दिया, अब मैं उसको जोर जोर से घुमा रहा हूं, एक तरह से क्या कर रहा हूं, फोर्स फेंक रहा हूं, सेंट्रीफ्यूजल फोर्स कर रहा हूं। तो उस फोर्स पे ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। सेंट्रीफ्यूजल फोर्स ध्यान रखिए दोस्तों, एक जगह खड़ा होके मैं अपने एक ही हाथ से बहुत जोर जोर से अपने हाथ को रोटेट कर रहा हूं, उसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूजल फैक्टर। चलिए, अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू BMW, विच
कंटेनर यू विल डिस्पोजेबल इन्फेक्टेड नीडल। देखिए बीएमडब्ल्यू के अकॉर्डिंग मतलब बायोमेडिकल वेस्ट के अकॉर्डिंग आप कौन सा कंटेनर का डिस्पोज करेंगे इन्फेक्टेड नीडल को, कोई इन्फेक्टेड नीडल को आप डिस्पोज करेंगे कौन से कंटेनर अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू। तो ध्यान रखिए दोस्तों, पंचर प्रूफ और व्हाइट के अंदर जो इन्फेक्टेड नीडल का सबसे ज्यादा प्रयोग करेंगे, जो येलो कंटेनर जिसमें तो क्या करेंगे नीडल का, लेकिन इन्फेक्टेड वाले किसके अंदर करेंगे व्हाइट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, Which is the best method of HB estimation? HB का पता लगाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? क्या वो साइनो मेथनोग्लोबिन है, साइली मेथड है, अल्कलाइन हिमेटिन मेथड है, या स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड? देखिए अल्कलाइन हिमेटिन मेथड और स्पेसिफिक ग्रेविटी ये दोनों बिल्कुल ही इससे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हेमेटिन कब आता है जब हम साइली मेथड का प्रयोग करते हैं तब हेमेटिन आता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बिल्कुल अलग होता है, इससे संबंधित नहीं है। अब कंपटीशन है मेरा साइनो मेथिलोहेमोग्लोबिन और साइली मेथड, जो सबसे बेस्ट माना जाएगा वो अपना होगा साइनो मेथ हीमोग्लोबिन। देखिए ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर रेज होती है, मतलब ये कलरीमीटर, ठीक है। कलर के आधार पे हम एचबी का निर्धारण करते हैं। इसमें क्या तो दोस्तों, अगर हमने किसी ट्यूब के अंदर सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद कुछ रेज पास करी या लाइट की इफेक्ट है, मतलब लाइट की वजह से हमें उस हीमोग्लोबिन की जांच का पता लगाया जाता है, तो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। साली मेथड में तो क्या होता है, N/10 भी लेंगे, डिस्टिल वाटर भी लेंगे और इंस्ट्रूमेंट भी देंगे, कलरीमीटर, बहुत सारा मतलब बहुत सी चीजें लेनी पड़ेगी, तब जाके हम साइली मेथड करेंगे। लेकिन साइनोमेथिल हीमोग्लोबिन में क्या होगा, कोई ट्यूब ली, उसको रेस पास करी, रेस पास करने के बाद उसके अंदर जो लाइट की इंटेंसिटी उसके अकॉर्डिंग पता कर पाएंगे कि उसका एचबी का लेवल कितना है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रेफरेबल कौन सा होगा, साइनोमेथिल हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फॉर्म एंटीबॉडी? देखिए दोस्तों फॉर्म है कि भाई कौन सा वाला सेल है जिसकी वजह से हमारी एंटीबॉडीज बनती है, हमारा एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। क्या वो टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है, मैक्रोफेजेस या रेटिकुलोसाइट है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बी लिम्फोसाइट हमारे एंटीबॉडी के लिए सबसे ज्यादा कारगर है, और बी लिम्फोसाइट से क्या बनेगा हमारा टी लिम्फोसाइट, ध्यान रखिएगा। और ये दोनों किसके अंदर काउंट होते हैं, हमारे ए ग्रेन्युलोसाइट के अंदर। किसके अंदर? ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, मतलब कणिकाएं के अंदर काउंट होते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी के अंदर। चलिए फोचेस रिएजेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, देखिए सभी के ध्यान है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फोचेस रिएजेंट का सबसे ज्यादा प्रयोग किस लिए किया जाता है? बाइल पिगमेंट, और बाइल पिगमेंट कौन सा अपना? बिलीरुबिन। आई थिंक मैंने बिलोबिन के बारे में आपको कल बहुत अच्छा सेशन, मतलब बिलोबिन में आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बिलोबिन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। बाइल पिगमेंट मतलब बिलोबिन, और जो कि कौन सा कलर का होता है? अपने येलो कलर का होता है, और हमारे आरबीसी टूटने से ज्यादा बढ़ता है बिलोबिन, बिलोबिन की वैल्यू ज्यादा बढ़ गई है, इसका मतलब जॉन्डिस की शिकायत हो सकती है। ये दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा डीहीमोग्लाइजेशन। ये कब किया जाता है? ये तब किया जाता है जब स्मेयर थोड़ी सी थिक हो, ठीक है। डी हीमोग्लोबिनेशन का टेस्ट कब किया जाता है? जब स्मेयर थिक हो, तब थिक होने के बाद उसको अलग अलग स्टेन में उसको क्या किया जा सकता है, उसको स्टेन किया जा सकता है, तब जाके हम थिक स्मेयर का ज्यादा प्रयोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन बोला गया है, डिक्रीज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेल काउंट इन ब्लड इज सीन है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि जितने हमारे ब्लड सेल्स है वो डिक्रीज होता जाता है, वो कौन सी कंडीशन है? क्या वो अप्लास्टिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, आईटीपी है, या अपना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? आईटीपी का मतलब इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसको मैं लिख देता हूं, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये इसमें बोला गया है कि एप्लास्टिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, आईटीपी या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। देखिए अगर सारी सेल्स की बात हो रही है तो कौन सा आएगा अपना? एप्लास्टिक एनीमिया। और एप्लास्टिक एनीमिया हमारे कहां से आ रहा है? हमारे बोन मेरो से।
इसलिए बोन मेरो से अपनी जितनी भी सेल्स है वहां से इसका फैक्ट्री, वहां से अपनी सेल्स सारी बन रही है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एप्लास्टिक एनीमिया अपने वहीं से ही हो रहा है, मतलब सारी सेल्स के बारे में बोल रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं हिमोलाइटिक की बात करूं तो ओनली पर्टिकुलर आरबीसी की बात करूंगा, आयरन डिफिशियंसी की बात करूंगा तो पर्टिकुलर आरबीसी की बात करूंगा, आईटीपी की बात करूंगा तो पर्टिकुलर प्लेटलेट की मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिन की बात करूंगा। क्वेश्चन पूछा गया कि सारे के सारे सेल्स, सारे के सारे सेल्स अपने किसके अंदर होगा, एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखिए, कोकाई प्रेजेंट इन पेयर ऑफ 4। देखिए जो कोकाई वाला बैक्टीरिया होता है वो 4 कोनों के अंदर हमारे मतलब 4 पेयर के अंदर मौजूद होता है। कौन सा, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, टेट्रेट या सेरकेनोमा। ये दोस्तों सेरकेनोमा है, सेरकेनोमा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा अपना, टेट्रेड। देखिए इसमें 4 पेयर बन रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है विच हीमोग्लोबिन कॉल्ड फीटल हीमोग्लोबिन। कौन सा वाला हीमोग्लोबिन है जिसको हम फीटल हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों HbF को हम फीटल के नाम से जानते, F फॉर फीटल और A का मतलब अडल्ट। और 2 टाइप के HB होते हैं, HB1 HB2, मतलब A1 और A2 2 टाइप के होते हैं। और HbS ध्यान रखिएगा, HbS को हम क्या बोल सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया। HbF मतलब उस हीमोग्लोबिन की दिक्कत होने की वजह से उस प्राणी को सिकल सेल एनीमिया। और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है HbF। HbF की जांच दोस्तों अपन देखा होगा आपने, HB इलेक्ट्रोफोरोसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरोस की जब जांच करते हैं, इस क्यों करते हैं कि बच्चे के अंदर कोई अनुवांशिक रोग ना हो या उसका एचबी कम ना हो, तब जाके इसकी जांच की जाती है। और किसके द्वारा, एक इलेक्ट्रोफोरोसिस मशीन के द्वारा की जाती है, जिसमें स्मॉल फ्रेगमेंट जो होते हैं हमारे, ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट जो होते हैं एचबी के, ठीक है, वो साइड में जाते हैं। और लार्ज फ्रेगमेंट है, ठीक है, जो बड़े फ्रेगमेंट होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तब जाके इस तरह की मशीन होती है, वो वाइब्रेटिंग करते करते इलेक्ट्रिक पास करते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट एचबी और लार्ज इसमें जो अपना फ्रेगमेंट है वो अपने साइड में आते हैं। दोस्तों आज के लाइव सेशन का आखिरी क्वेश्चन और आपके लिए होमवर्क बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय आ चुका दोस्तों, आपसे विदा लेने का। हमेशा आपसे मिलते रहेंगे एवरी 5 PM, जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं MP ग्रुप 5 पैरामेडिकल BSF SI एम्स की, एज वेल जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है पैरामेडिकल संबंधित लैब टेक्नीशियन से हम आपको डेली प्रोवाइड करेंगे, डेली 5 PM। धन्यवाद दोस्तों।